Hello everyone, welcome on the platform of AMC. Thank you so much guys for supporting AMC. आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. डेफिनेटली मैं आपके लिए साइंस रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपके साइंस का लेवल अपग्रेड हो सके. चलिए आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली जो भी 8 को कवर अप करके 8 पास आउट होने के बाद जस्ट 9th में आए हैं. क्लास 8 से लेके क्लास 9th के लेवल का जो पढ़ाई का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल जाता है. अगर क्लास 8 यहाँ पर है तो क्लास 9 का लेवल ऊपर हो जाता है. तो इट मींस क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट अभी 9th में आए हैं उनको ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ज्यादा फोकसली पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है. इट मींस उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई का पैटर्न कंप्लीटली बदल जाता है एकदम से. चलिए कोई फिक्र नहीं, जो स्पेशली 9th में आए आज उनके लिए कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स के साथ हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिससे उनको बहुत ही ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग साइंस का चैप्टर लगने लगेगा. होप सो उनको पसंद आए. चलिए देखते हैं. तो अगर हम 9th क्लास की साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास में टोटल 15 चैप्टर्स अवेलेबल हैं. 9th क्लास की साइंस में टोटल 15 चैप्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें से स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स हमारे पास में जाते हैं केमिस्ट्री में और नेक्स्ट हमारे पास में जो 6 चैप्टर्स हैं नेक्स्ट जो 6 चैप्टर्स है वो जाते हैं बायोलॉजी में और इसमें 5 चैप्टर्स हमारे पास जाते हैं फिजिक्स में. तो क्राइटेरिया टोटल ये रहता है कि 4 केमिस्ट्री रहते हैं और 6 हमारे पास बायोलॉजी रहते हैं और 5 चैप्टर हमारे पास में फिजिक्स के रहते हैं. तो ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्राइटेरिया चैप्टर्स डिवाइडेड है एज पर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. अब अगेन स्टूडेंट्स के लिए एक तो वो 8th क्लास से प्रमोट होकर 9th में आए हैं तो वैसे उनके लिए सब कुछ बहुत नया है. दूसरी बात ये कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो चलिए पढ़ ही लेंगे, मतलब पढ़ ही लेंगे, क्या पढ़ना ही होता है. लेकिन मेन प्रॉब्लम तो बायो के साथ अराइज हो जाती है कि बायो तो कैसे पढ़ें. वैसे भी फर्स्ट चैप्टर सेल में पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, डायग्राम्स चलिए हम देख सकते हैं बट हमारी बॉडी में तो विजिबल नहीं होता ना ऐसे कि मैं अगर हम चाहे तो एग्जाम्पल देख लें और समझ लें. तो वो समझना और थोड़ा सा जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपनी बायो के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. 9th ही वो स्टैंडर्ड है जहां पे आप अपने बायो के पोर्शन को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लें तो वो आगे तक अच्छा जा सकता है. अब 9th क्लास में 9th क्लास की साइंस में बायो का जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है सेल, द इंपॉर्टेंट वन चैप्टर फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स. इट मींस सेल अगर आप क्लैरिफाई कर लेते हैं तो आगे के चैप्टर्स आपको ज्यादा टफ लगने वाले नहीं हैं. अब सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भाई सेल क्या होता है कि भाई सेल इससे पहले तो हमने 6th 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था बट पर्टिकुलर नॉलेज इसके बारे में या पर्टिकुलर चीजें हमने नहीं पढ़ी थी कि सेल और है क्या, ये कैसे कैसे फंक्शन करता है, ये सब हमने नहीं पढ़ा था. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन जो दिमाग में आता है सेल है क्या. तो सेल का मतलब अगर हम कहें एक तरह से अगर हम बोले एक बिल्डिंग रूम. सेल की अगर हम बात करें छोटा रूम, पूरी बिल्डिंग का कोई भी अगर मैं एक छोटे से रूम की बात करता हूं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं. जैसे अगर मान लेते हैं मैंने कहा कि हमारे पास में एक बिल्डिंग है. अब जो बिल्डिंग है किससे मिलकर बनी है, एक छोटी छोटी किससे वॉल से मिलकर बनी हुई है. एक बिल्डिंग है किससे मिलकर बनी है, छोटी छोटी वॉल से मिलकर बनी हुई है. और वॉल की अगर हम बात करें तो वॉल्स किससे मिलकर बनी हुई है, वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि वॉल्स के अंदर क्या है, छोटी छोटी ब्रिक्स लगी हुई है. तो इस पूरे घर के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या कहलाएगी, इस पूरे घर के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या कहलाएगी, वो बेसिक यूनिट कहलाएगी ये ब्रिक. क्योंकि इस ब्रिक को मिलाने के बाद में क्या बना है, इस ब्रिक से वॉल बनी, वॉल से पूरा बिल्डिंग तैयार हुई है, पूरा घर बना है. इट मींस क्या हमने कहा कि इस एग्जाम्पल से हमें क्या चीज समझ आती है कि इस पूरे घर के लिए जो सबसे छोटे वाली यूनिट है वो क्या है, वो ब्रिक है. अगर ब्रिक ना होती तो घर बनना पॉसिबल ही नहीं था. तो इसका मतलब पूरी किसी भी चीज की जो सबसे छोटी जो यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे वो मिलकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सेल कहते हैं. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस पूरी बिल्डिंग किससे मिलके बनी है, वॉल से. वॉल किससे मिलके बनी है, छोटी छोटी ब्रिक से. तो इट मींस यही पोर्शन क्या कहलाता है, जो ब्रिक होगी इस पूरी बिल्डिंग के लिए क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी. ठीक है, अब जैसे आप अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए आपके सामने एक बड़े प्यारे से व्यक्ति खड़े हैं. अब अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बड़े प्यारे से व्यक्ति हैं, तो अगर इनकी बॉडी अगर हम बात कर लेते हैं तो देखें आप जरा कि इनकी जो कंप्लीट जो बॉडी जो है वो भी एक छोटे छोटे पार्टिकल, छोटी छोटी फॉर्म से मिलकर बनी है, वो क्या है, सेल.
इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो सबसे छोटी जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल मतलब जिसके बिना ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, वही क्या कहलाती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इट मीन्स हमारी पूरी जो बॉडी है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, तो उन सबकी जो बॉडी है किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल क्या है, लाइफ की, जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब पूरी बॉडी को, पूरी ऑर्गेनिज्म को तैयार करती है। फंक्शनल मतलब हर एक सेल का अपना खुद का एक अलग फंक्शन है, अगर सेल फंक्शन नहीं करेगी तो बॉडी भी फंक्शन नहीं कर सकती है। सो सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बारे में दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलिए सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आखिरकार वो कौन महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल के बारे में बताया। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि वो महान व्यक्ति कौन है जिन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर डाली। तो वो जो महान व्यक्ति हैं वो है हमारे पास में रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने 1665 के अंदर क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था, सेल के बारे में बताया था कि यस एक्चुअली सेल होती है, कि ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक जी ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में इन्होंने एक पेड़ की छाल यानी कि जो ट्री कॉर्क होती है उसका सैंपल कलेक्ट करके इन्होंने अपने खुद के प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया, उस सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इट मींस कि वो पुराना था, ठीक है, जो मतलब एक तरह से प्रिमिटिव यानी कि जो उन्होंने खुद बनाया गया था, जो काफी पुराना था, वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। तो उसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया, सेल की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। देखते हैं वो स्ट्रक्चर कैसी बनी थी। वो स्ट्रक्चर बनी थी हेक्सागोनल शेप। वो कैसी स्ट्रक्चर बनी, वो आई हेक्सागोनल शेप। और हेक्सागोनल शेप कैसी होती है, ये हनी बी के कॉम की जैसी होती है। याद आया, हेक्सागोनल शेप। अगर आपने अच्छे से उसको हनी कॉम को नोटिस किया हो तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पे आपको कैसी शेप मिलती है, वहां पे आपको हेक्सागोनल शेप मिलती है। देखिए डायग्राम में प्रॉपर शो हो रहा है, तो वहां पे हेक्सागोनल शेप आपको दिखने के लिए मिलती है। तो इट मींस रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि जो सेल है वो क्या है, ट्री की जो बार्क की यानी कि पेड़ की जो छाल की जो सेल है, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी शेप कैसी है, ये तो हेक्सागन के जैसी है। अब सारी सेल्स एक जैसी शेप की तो होती नहीं है। इट मींस आगे और ज्यादा डिस्कवरीज चली, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑब्जर्वेशंस ली गई, उसके बाद फिर बाकी कंक्लूजन्स आते चले गए। ठीक है, अब अगर यहां तक के पोर्शन को, अब भैया ये तो समझ तो आ गया, लेकिन हम याद कैसे रखें, कोई बात नहीं, एएमसी स्टाइल कैसे याद रखने का नया पैटर्न हम लाते हैं। इसी वजह से एएमसी को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये लर्निंग पैटर्न इतना अच्छा निकाल कर लाता है, स्टूडेंट को जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें याद हो जाए। चलिए अभी तक जितना पढ़ा एक बार जरा जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक महाशय जिनका नाम रॉबर्ट हुक, एक महाशय जिनका नाम रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने किया रॉक, 1665 में उन्होंने किया रॉक, पेड़ की छाल में सेल को दिखाया, पेड़ की छाल में सेल को दिखाया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उसे समझाया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उसे समझाया, और सेल समझाकर हमें स्ट्रक्चर भी बताया। और स्ट्रक्चर कैसा बताया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक महाशय जिनका नाम रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने किया रॉक, उन्होंने हमें सेल दिखाया, पेड़ की छाल में उसे समझाया, और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर दिखाकर उसको हनीकॉम्ब जैसा दिखाया। इट मींस प्रॉपर ये यहां तक का पोर्शन हमारा इसमें समझ आया। चलिए इसी चीज को समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब काम रुकने तो वाला नहीं था, और बायोलॉजिस्ट आए और डिस्कवरीज और उन्होंने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। अब दो महान व्यक्ति हमारे सामने और प्रस्तुत हो गए, जिनका नाम था श्रीमान शेल्डन जी और शेवान। तो शेल्डन और शेवान ने क्या किया, 1838 और 1839 के अंदर इन्होंने दी एक सेल थ्योरी। इन्होंने क्या दी, एक सेल थ्योरी दी। और सेल थ्योरी में क्या, जैसे नाम से पता चल रहा है भैया, थ्योरी तो समझ आता है कि थ्योरी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंफॉर्मेशन दी है। अब सेल थ्योरी का मतलब क्या है, सेल के बारे में दी होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सेल जो है वो सेल किस चीज से मिलकर बना हुआ है। सेल, इन्होंने कहा सेल किस चीज से मिलके, या ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिलके बना हुआ है। छोटी छोटी सेल्स मिलने के बाद में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो हर एक सेल है वो अपना खुद का फंक्शन करती है।
हर एक सेल अपना खुद का फंक्शन करती है। इट मीन्स डिफरेंट सेल परफॉर्म देयर डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक सेल अपना खुद का कुछ स्पेसिफिक काम करती है, खुद का अपना एक अलग उसका काम होता है, जिसमें करने में वो एक तरह से महारत हासिल होता है, यानी कि वो वही काम कर पाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो सेल है वो पुरानी वाली सेल से ही नई सेल बनती है, यानी कि एग्जिस्टिंग सेल से ही हमारे पास नई सेल बनकर तैयार होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से हमारी जनरेशन आती है, हमारी जनरेशन से आगे जनरेशन आती है। इट मींस पहले वाले ऑर्गेनिज्म से ही तो प्रोड्यूस हुए, तो वो चीज इन्होंने कही अपनी सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जब सेल थ्योरी के बारे में पता चल गया, देन नेक्स्ट हमारे पास में हमें पढ़ना है सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी फुल जो पोर्शन है इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हम इसके बारे में हर एक पॉइंट हम आगे अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं सेल की कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर जिससे हमें आगे के पॉइंट्स को पढ़ने में दिक्कत ना हो, आगे के पॉइंट्स के बारे में पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास में सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से, मैंने कहा मान लिया सेल कैसी स्फेरिकल, हमने कर लिया, मान लिया कि सेल कैसी स्फेरिकल है। इसके सेंट्रल पार्ट में हमारे पास में कुछ पोर्शन होता है, इसके सेंट्रल पार्ट में हमारे पास में कुछ पोर्शन होता है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन हमारे पास में बनी हुई होती है। तो सेंट्रल पार्ट है, उसके चारों तरफ कुछ दो मेम्ब्रेन बनी हुई हैं। अब इस सेंट्रल वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो साइड साइड में जो मेम्ब्रेन जो बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। मींस मैंने अभी तक आपको बताया कि सेल कैसी है, जनरली स्फेरिकल। सर बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, बाकी डिटेल तो हर एक टाइप के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में, जिससे आपको आगे वाले टॉपिक्स जो है थोड़ा प्रॉपर्ली समझ आ सके। तो मैंने कहा कि सेल क्या है हमारे पास में, इसके सेंट्रल पार्ट में कुछ पार्ट है हमारे पास में, और इसके दोनों तरफ मतलब चारों तरफ दो मेम्ब्रेन्स हैं, जिनको हमने इसको सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस का और मेम्ब्रेन को क्या बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बोला। अब इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं इसमें, जैसे कुछ और हमारे पास में ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरह का पोर्शन होता है, कुछ इस तरह की हमारे पास में चीजें निकली होती हैं, और कुछ ऐसे वाले पोर्शन भी आएंगे हमारे पास में। ठीक है, कुछ ऐसे पोर्शन हमारे पास बनते हैं, और कुछ और छोटे छोटे कई सारे पोर्शन हमारे पास में और मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट हैं, जो मैंने अभी छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर ड्रॉ कर बताए हैं, ये सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इन सारे पार्ट्स को, जैसे ये है और ये सारी चीजें हैं, ये जितने भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं, और ये वाला पोर्शन, ये तीनों क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज इट मींस कि ये कुछ चीजें हैं ऐसी कि जो हमारी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी सेल के अंदर है। अब इसको कॉमन लाइफ से जोड़ लेते हैं ना कि भैया ट्रिकी है, तो कोई नहीं, ट्रिक्स लगाते हैं, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा सेल, मान लेते हैं सेल हमारा एक घर है, कंसिडर कर लेते हैं कि सेल क्या हमारा एक घर है। अब इस पूरे घर में हर किसी के घर में एक हेड ऑफ द हाउस तो होते ही होते हैं, चाहे वो हमारे फादर हो, हमारे बाबा जी हो, वेदर अम्मा जी हो, या कोई भी हमारा कोई भी जो हेड मेंबर है वो घर में हो सकता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो न्यूक्लियस है ये इस हेड की तरह से ही काम करने वाला है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इस सेल का पूरा हेड होता है। अब हर एक फैमिली में इसमें फैमिली में हेड के अलावा कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। तो इट मींस हेड के अलावा जितने मेंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, जो इधर उधर जो मेंबर्स हैं वो सब कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, वो जाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज वाली कैटेगरी में। इट मींस जैसे एक घर के अंदर हमारे हेड वो होगा न्यूक्लियस। ठीक है, उनको हमने कहा न्यूक्लियस। सबके घर में जो जो हेड ऑफ ब्लड कर लेंगे वो क्या है, न्यूक्लियस है। बाबा जी हेड है, ठीक है भाई, बाबा जी क्या होगा, न्यूक्लियस हो। ठीक है, बात करते हैं बाकी मेंबर्स, मम्मी पापा भैया भाभी चाचा चाची बुआ मामा, जितने मेंबर्स घर में क्या मान लिया, उनको हमने कहा सेल ऑर्गेनेलीज, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है, जो हेड ऑफ द सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द सेल। तो ये क्या है, हेड ऑफ सेल। तो इट मींस जो न्यूक्लियस है ये क्या हो गया, हेड ऑफ सेल हो गया। इसके अलावा कुछ और फैमिली मेंबर्स हैं जिनको हमने क्या मान लिया, सेल ऑर्गेनेलीज मान लिया। यहां तक अभी हम इसको देखेंगे। बाकी कौन सी सेल ऑर्गेनेली आती हैं, किसका क्या क्या फंक्शन होता है, कौन सी क्या क्या काम करती है, क्या क्या किस चीजों से मिलकर बनी होती है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में इस सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे
हमने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। इस सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक, दूसरे हमारे पास में होता है यूकैरियोटिक। एक कौन से होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरे कौन से होते हैं यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, भैया नाम तो समझ आ गया, कुछ इजी ट्रिक देखते हैं ना क्या क्या होती है, एएमसी स्टाइल में लिख लेंगे। हाँ, तो क्या हमने कहा कि हमारे पास में जनरली जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म हमने बोला कि वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या चीजें प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल अगर मैं बेसिस इसको क्वालिफाई कर, मतलब अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो क्या क्या आता है। एक तो मेरे पास में आता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा प्रोकैरियोटिक, और एक आते हैं यूकैरियोटिक, एक आते हैं यूकैरियोटिक। इट मींस एक आता है मेरे पास में प्रोकैरियोटिक, दूसरे मेरे पास में आता है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमने टोटल देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं, एक तो देखे हैं प्रोकैरियोट्स, एक हमने देखे हैं यूकैरियोट्स। ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमने देखे। अब इनका नाम क्यों ये प्रोकैरियोट कहलाते हैं, क्यों ये यूकैरियोट कहलाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक वाले जो हैं हमारे पास में प्रोकैरियोट्स, प्रो वर्ड का मतलब होता है, मीनिंग होता है प्रिमिटिव। प्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रो जो हमारे पास में, प्रो वर्ड का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसी यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है यहाँ पे एडवांस, यू का मतलब क्या होता है एडवांस, और कैरियोटिक का तो मतलब हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हमने ऑर्गेनिज्म को जनरली सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमने प्रॉपर देखे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो सेल होती है कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। अब सेल इनकम्प्लीट होने का मतलब है हमने पढ़ा सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनेलीज होनी चाहिए, भाई न्यूक्लियस भी चाहिए, ऑर्गेनेलीज भी चाहिए। तो इट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल कंप्लीट ही ना हो, जिनकी जो सेल है वो कंप्लीट ही ना हो, यानी कि इनकम्प्लीट सेल्स वाले कौन से कहलाते हैं, वो डलते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि ये प्रिमिटिव है, ये पुराने हैं, ठीक है। जबकि जिनकी सेल कंप्लीट होती है वो डलते हैं यूकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि ये एडवांस्ड है, ये डेवलप्ड है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक इनकम्प्लीट सेल, यूकैरियोटिक कंप्लीट सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं कहते उसको। रीजन इज दैट क्योंकि जैसे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बनी हुई थी ना, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन आपको शो हो रही है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, जिसकी वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बिखरा बिखरा, थोड़ा फैला फैला रहता है, ठीक है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। आपको डायग्राम में जैसे शो करते हैं कि हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास में ये इस तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा फैला हुआ होता है, तो वो न्यूक्लियस नहीं कहलाता, वो कहलाता है न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोटिक में प्रॉपर हमारे पास में न्यूक्लियस होता है और उसके पास में क्या होगी, मेम्ब्रेन भी होगी। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज वाला पोर्शन नहीं था, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज वाला पोर्शन है। हमने कहा कि ये सेल इनकम्प्लीट है, ये सेल कंप्लीट है। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हमारे पास नहीं है, इसके पास ऑर्गेनेलीज है। और इस वाले में क्या है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें क्या है, न्यूक्लियोइड है। और इस वाले में क्या है, हमारे पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इट मींस प्रोकैरियोटिक जो पुरानी सेल है, प्रिमिटिव है, यूकैरियोटिक्स यानी कि जो नई सेल है, जो एडवांस है। डिफरेंस देख लिए, ठीक है, यहाँ पे बात क्लैरिफाई होगी। अब आगे हमारे पास जो चीज आती है कि हमने इस यूकैरियोटिक को, ये जो हमारे पास में यूकैरियोटिक वाला जो पार्ट था, इसको भी हम क्या करते हैं, आगे टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। यूकैरियोटिक भी आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है। यूकैरियोटिक के आगे दो पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यूकैरियोटिक के आगे दो पार्ट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। पहले मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। चलिए शॉर्ट में याद रखने की कोशिश करते हैं। यूनि एक, मल्टी अनेक, यूनि एक, मल्टी अनेक। तो यूनिसेल्युलर कौन से हैं, यानी कि जो एक सेल वाले होते हैं। मल्टी सेल्युलर कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा सेल वाले होते हैं। तो आप ऐसे ही लर्न रखेंगे इस चीज को, यूनि एक, मल्टी अनेक। यूनि तो सिर्फ एक है और मल्टी बहुत सारे हैं। तो यूनिसेल्युलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर
कंसिस्ट ऑफ या फिर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, दोज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल एंड मल्टीसेल्युलर आर मेड अप ऑफ मेनी काइंड ऑफ सेल, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं, मोर नंबर ऑफ सेल्स होती हैं या लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। अब यूनिसेल्युलर की अगर हम बात करें, आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में या मैंने बताया था कि सब अपना अपना काम मिलके बांट लेती हैं, सब अपना अपना काम मिलके बांट लेती हैं। अब एक टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ लेबर, टॉपिक इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन बढ़ जाना, लेबर काम, तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम का आपस में बांट लेना, आपस में उसको बांट देना। मान लेते हैं घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है भाई, या तो हम इवेंट ऑर्गेनाइज जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको हम हायर कर लेते हैं, या अगर हमें घर में खुद कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई मैं ये काम देख लूंगा, भैया आप ये वाला काम समझ लेना, पापा जी बोलेंगे ठीक है भाई बेटे ये वाला काम तुम देख लो, मम्मी कहेंगे ठीक है ये वाला काम हम देख लेंगे। तो आपस में काम बांट लेते हैं जिसके एक के ऊपर बर्डन ना पड़े और काम में परफेक्शन आए। अगर एक पर्सन को एक ही काम करने के लिए दिया जाएगा तो परफेक्शन आएगा ना, और थकेंगे भी नहीं। इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, काम का आपस में बांट लेना, जिसकी वजह से एक के ऊपर पूरा बर्डन ना पड़े और वो ज्यादा समय तक हेल्दी रहे, मजे में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो ऐसे ही कुछ काम इसमें है। बात करते हैं यूनिसेल्युलर की, भाई ये तो एक ही सेल वाले थे, तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करें, कैसे बांटे काम को, तो इनके पास तो काम बांटने के लिए है ही नहीं। और बात करेंगे मल्टी सेल्युलर की, तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं। बहुत सारी सेल्स होने का मतलब है कि जैसे अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं तो हमने कहा बहुत सारी सेल्स हैं, तो कुछ उनमें से रेस्पिरेशन करेंगी, कुछ उनमें से खाना डाइजेस्ट यानी कि डाइजेशन करने का काम करती हैं, कुछ सांस लेने का काम यानी कि रेस्पिरेशन की कैटेगरी में चला गया है ना, और कुछ पंपिंग का काम यानी कि हार्ट का काम करती हैं। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इट मींस मल्टी सेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर काम को करने के लिए अलग अलग तरह की हमारे पास में सेल्स पाई जाती हैं। जैसे हार्ट अलग सेल से मिलकर बना होता है जो ब्लड को पंप करता है, लंग्स अलग सेल से मिलकर बने होते हैं जो हमारा रेस्पिरेशन करवाते हैं, स्टमक अलग सेल से मिलकर बना हुआ होता है जो हमारा डाइजेशन करवाता है। तो मल्टी सेल्युलर में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, इतनी बात। फर्स्ट हमने पढ़ा यूनिसेल्युलर एक सेल, मल्टी सेल्युलर दो सेल। यूनिसेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है क्योंकि एक ही सेल है बेचारी। मल्टी सेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं। जैसे और अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन है वो कम होती है क्योंकि एक ही सेल है ना, बेचारी काम करते 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 थक तो जाएगी, वीक भी हो जाएगी, तो इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। और मल्टी सेल्युलर की लाइफ स्पैन थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि सेल अलग अलग है, तो हर एक को करने के लिए अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब चलिए इसको रिवाइज अप करते हैं एएमसी स्टाइल में। क्या पढ़ेंगे, देखिए हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, अगर हम बात करेंगे कि सेल्स ने आपस में काम को है बांटा, सेल्स ने आपस में काम को है बांटा और मिलकर सेल्स ने आपस में काम को है बांटा जिससे हमारा काम और ज्यादा वो इजी कर सकें। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर एक, मल्टी अनेक। यूनिसेल्युलर यानी कि यूनी एक, मल्टी अनेक। यूनिसेल्युलर्स ने क्या किया, सेल भाई अकेली सेल थी तो सारा काम उसको ही खुद ही करना पड़ेगा। एक ही सेल को करने हैं सारे काम, बिल्कुल ना मिले इसको आराम। भाई यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल है तो एक ही सेल को करने हैं बहुत सारे काम, भाई डाइजेशन, रेस्पिरेशन और हार्ट की जो पंपिंग करनी है ब्लड की, सारे काम इसी को करना है, खाना भी इसी को खाना है, तो सारे काम यही करना है, तो एक ही को करने हैं सारे काम और बिल्कुल ना मिले इसको आराम। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर की तो इसमें क्या है, सेल्स ने बांटे आपस में काम, सेल्स ने बांटे आपस में काम और मिलके थोड़ा बहुत करते सब आराम। भाई जब काम बढ़ चुके हैं तो समय तो मिलेगा ना थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, इसलिए इनकी लाइफ स्पैन भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए एक बार जरा जल्दी से रिवाइज अप कर लेते हैं। स्टार्टिंग से जो पढ़ा है हमने जल्दी से एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक महाशय जिनका नाम रॉबर्ट हुक 1665 में किया इन्होंने रॉक। ठीक है, इन्होंने हमें सेल्स को दिखाया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उसे समझाया और उसकी स्ट्रक्चर को कॉर्क सेल यानी कि हेक्सागोनल शेल, हनीकॉम शेप के जैसे दिखाया। इसके बाद में शेल्डन और शेवान दोनों आए, दोनों ने मिलकर दी सेल थ्योरी और उसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाले। प्रोकैरियोटिक वो जिनकी सेल रही पुरानी,
यूकैरियोटिक वो जो जिनकी नई सेल की कहानी, प्रोकैरियोटिक वो जिनकी सेल पुरानी, यूकैरियोटिक वो जिनकी नई सेल की कहानी। ये रहे इनकम्प्लीट बेचारे और ये हो गए पूरे सारे। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे दो पार्ट्स में डिवाइडेड, यूनी मल्टी। यूनी एक, मल्टी अनेक। एक ही सेल को करने सारे काम, बिल्कुल नहीं मिलता इसको आराम। जबकि मल्टी सेल्यूलर में सेल्स ने बांटे आपस में काम और सबके मिलके सब थोड़ा बहुत करते आराम। चलिए आज के लिए सेक्शन यहीं पर ऑफ करते हैं, बाकी अपकमिंग लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको एएमसी स्टाइल पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक